आपने भी होम स्कूलिंग के बारे में सुना होगा, और होम स्कूलिंग क्यों आज बात की जा रही है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर मैं आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पहला, सुबह जब बच्चा उठता है तो उठने से लेकर आपको उसको स्कूल जाने तक एक ही काम होता है, स्कूल के लिए प्रिपेयर करना है। ना उसको एक्सरसाइज करने को मिलता है, ना उसको योगा करने को मिलता है, ना उसको मेडिटेशन करने को मिलता है, विच इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। सेकेंडली, जब वो 10 बजे से पहले जो धूप है उसको नहीं ले पाएगा तो ऑब्वियसली विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी होगी, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं दे आर सेट इन टू दी रूम्स। तीसरा, कई पेरेंट्स बड़े बड़े स्कूलों की फ़ीस भरने के लिए इतना बिजी हैं 24 घंटे में कि उनके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक का टाइम नहीं है। तो वैन्स हैं उनके पास, बसेस हैं, और वैन और बसेस वाले ऐसे लेते हैं बच्चों को कि जब बच्चे का टाइमिंग 7:30 बजे का, 8 बजे का स्कूल है और वो 6 बजे पहुंच जाता है घर पे, तो बच्चा 1.5 घंटे गाड़ी में ही घूम रहा है, अपनी नींद वहाँ पूरी कर रहा है। देन सुबह थोड़ा बहुत खिला के भेजेंगे आप। ग्रोथ कई बच्चों का रुकने का एक कारण ये भी है कि आप जब एक वी यूज टू वेयर टाइट कपड़े हम पहनते हैं, अगर आप खाना खाने के बाद टाइट कपड़ा पहनेंगे वो भी वेस्ट लेवल पे, ये मैं आपको एक अलग से बात बता रहा हूँ, देन दैट फूड डजन एक्चुअली गेट डाइजेस्टेड और उस वो हमारे तन पे लगता है। फिफ्थ, जब बच्चा आपका स्कूल जाता है, इंटरवल में खाना खा रहा होता है, तो वो एक बासी खाना खा रहा है। और पेरेंट्स क्या क्या खाना देते हैं, मैगी भी दे देते हैं, नूडल्स, मैगी। तो ना केवल साइंस ये कहती है बट स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में भी ये कहा जाता है कि अगर आप बासी खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वो आलस्य पैदा करता है, उसके अंदर तमस होता है, वो इनर्शिया लेके आता है, सुस्तीपन। सिक्स्थ, स्कूल के अंदर जनरली अगर बहुत अच्छे स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो 1:40 लगभग आता है, वेरी बैड रेशियो। तो ऐसा टीचर एक स्टूडेंट के डिसिप्लिन को संभाल रहा होगा या सिलेबस संभाल रहा होगा या एक्चुअली फोकस्ड होगा कि प्रत्येक बच्चे का टेक केयर कर सके, नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेस्ट जो रेशियो होता है वो 1:18 आपका 18 होता है। उसको आप स्ट्रेच करके 22 कर लो और खींच करके उसके 30 ले आ दो, 30 भी ले आओगे तो फिर तो नो बडी इज टेकिंग केयर नाउ। टीचर अब सिर्फ उन 5-6 बच्चों को ही पढ़ाता है वो आगे, जो कि उस पर ध्यान दे रहे हैं, और बाकी जो नहीं ध्यान दे रहे तो आप भी चुप रहिए और मेरे को अपना पढ़ाने दीजिए। तो ये रेशियो की वजह से कभी भी उस पर एक जो पर्सनल लेवल पे काम होता है वो नहीं होता है, एंड दैट इज़ वाई जब वो पर्सनल लेवल पे काम नहीं हो रहा तो 8 घंटे स्कूल में किस बात के दिए आपने, जब वो 8 घंटे वहाँ स्कूल में देते जस्ट बिकॉज आपको 10th सर्टिफिकेट चाहिए, 12th है, क्योंकि वो एक तरह का गाजर लटका रखा है। 10th वाला गाजर खा लो, फिर 12th वाला खा लो, फिर ग्रेजुएशन वाला गाजर खाओ, फिर उसके बाद फिर आप कॉम्पिटिशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो 21 साल का एक बच्चा आपने कर दिया और विदाउट स्किल ना हो, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट लाइफ स्किल पे काम नहीं किया गया, उसके 21 साल काइंड ऑफ वेस्ट है। और फिर वो शाम को 2 घंटे फिर जाएगा, तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऑफ द डे वो सिर्फ स्कूल में ही बिजी है। स्किल लेवल पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑल इज थ्योरी, प्रैक्टिकल जस्ट नाम मात्र रहे होते हैं। नेक्स्ट, एक बारबरा ओ'नील करके एक बहुत बड़ी नेचुरोपैथिस्ट हैं और उनका नॉलेज कमाल का है, एंड वो कहती है, और एक बिल्कुल सही बात कहती है, कि जब हम सेम एज ग्रुप यानी सेम माइंड लेवल के बच्चों को एक साथ बिठाते हैं तो उनका जो ग्रोथ होता है वो बस एक लिमिटेड ग्रोथ होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो बस एक दूसरे से कंपटीशन में ही अपना लगा देंगे। लेकिन अगर एक बच्चा ग्रू होता है अपने एज ग्रुप से बड़े लोगों के साथ, तो सबको ऑब्जर्व करता है, सीखता है और अपना स्टाइल भी नया निकालता है किसी कार्य को करने का। सो जब हम पूरी क्लास में एक एज ग्रुप के बच्चों को रखते हैं तो उनके माइंड का जो ग्रोथ है वो इतना नहीं होता। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी स्टडी की गई है पिछले 60 साल पहले, आज नहीं, बहुत 60 साल पहले, कि एक बच्चा जब हम किंडरगार्टन में डालते हैं और फिर उसको हम पूरा स्कूलिंग करवाते हैं और फिर ग्रेजुएशन कराते हैं, तो फिर उनका IQ टेस्ट किया गया। तो व्हेन ईच टाइम दे स्टेप अप टू द नेक्स्ट क्लास, उनका IQ फॉल होता रहा। तो इट वॉज अराउंड 90% व्हेन दे वर इन किंडरगार्टन, एंड व्हेन दे केम आउट इट डिक्रीज डाउन टू लेस देन 5%। ऑफकोर्स उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम चार दीवारी में बच्चों को बंद कर देते हैं तो उन चार दीवारी में जब बंद करके हम
स्कूल तो बहुत बड़ा उसका क्लेम कर रहा है कि वी आर वर्किंग ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, उसका हम कॉन्फिडेंस लेवल, उसका कम्युनिकेशन लेवल, उसका एक्सपोजर टू बिगर प्लेटफॉर्म, दिस एंड दैट। बट सच बात यही है कि आपका ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट तब होता है एक बच्चे का जब वो 4 डिफरेंट लोगों से मिलता है। बट जब हम बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं तो उसको तो हमने पहले से ही टाई पहन के भेजा है, तो वो खुद भी सांप बन चुका है और हम भी उसे सांप मान रहे हैं कि वो घर के कुछ काम नहीं करेगा। अब कुछ एक्सेप्शनल लोग होंगे कि हाँ नहीं हम तो देते हैं, बट क्या आप इसलिए दे रहे हैं कि वो आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझने, सिखाने और घर के एक एक्टिव मेंबर रहने के लिए करा है? हो भी सकता है एक्सेप्शन, बट मोस्ट ऑफ देम नो। तो वो बच्चा पैसिव मेंबर बन के जीता है। कम्युनिकेशन तो तब डेवलप होगा जब उसको शाम को सब्जी लाने के लिए भेजा जाएगा और वो 5 लोगों से मिल के आएगा और उसे पता चलेगा ये चालाक है। नेवर माइंड अगर वो महंगी सब्जी ले आता है, बट एटलीस्ट उस सब्जियों के बारे में पता चलेगा ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, कौन सी कैसे बनती है, ये वाला चालाक है, ये वाला ठीक है, ये वाला कड़वा है, ये वाला आपका ऐसा है, ये मुझे बेवकूफ़ बनाया था लास्ट टाइम। तो वो आइडेंटिफाई करेगा लोगों को। अनलेस ही टॉक्स नोबडी कैन मेक अ गुड कम्युनिकेटर। तो गुड कम्युनिकेशन तो आपका जब तक एक बच्चा खुद नहीं आपका इसको ऑन ग्राउंड लेवल पे जाकर बात करेगा और उसको डेवलप करेगा किसी रीज़न की वजह से। जैसे अगर हम एक बच्चे को एक स्टॉल दे दें कि ये कुछ कुकीज़ हैं या ये कुछ है, ये आपको आज सेल करना है, आपको सेल करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ दिया जाएगा। तो फिर वो अपने दिमाग लगाएगा उसमें कैसे सेल करना है, कैसे बात करना है, वहाँ कम्युनिकेशन डेवलप होता है। तो कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए हम 12th का वेट करेंगे, स्कूलिंग, फिर कॉलेज का, फिर MBA में, तब जाके डेवलप होगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश माने ना माने आप फॉरेन लैंग्वेज है, और इस फॉरेन लैंग्वेज की वजह से जो प्रॉब्लम पेरेंट्स ने फेस किया है, बच्चों ने फेस किया, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो बच्चे कभी भी जीवन में फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए। वो हमेशा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहे हैं और एक तरह से जॉब इनसिक्योरिटी या बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज़ भी उनके अंदर रहता है, क्योंकि इंग्लिश स्टार्टिंग से ही बेवकूफ़ बनाने वाली लैंग्वेज है। जैसे ही आप ए पढ़ते हो वहाँ से ही बेवकूफ़ बन जाता है। पढ़ते ए हैं लेकिन बोलते हैं एप्पल, ए ए ए एप्पल। फिर जब सी पे आते तो और बेवकूफ़ बनता है, सी सार, लेकिन उसे का पढ़ा जाता है, कैट। और जहाँ पर अपनी मर्जी आएगी तो उसे सा भी पढ़ देंगे, सर्कस। जो हमारा रिकॉर्डर है बचपन से जो हम सुन रहे हैं जो, वो हिंदी है, और हिंदी और इंग्लिश उल्टा चलता है। हिंदी अगर ऐसे है तो इंग्लिश इस डायरेक्शन में बोली जाती है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने करा ही ऐसा। अरे तुमको क्या पता है, हम बताएंगे तुम्हें, तो हम जैसा बोल रहे उसका उल्टा बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। सीखा सब कुछ यहीं से, सब कुछ सारे वर्ड्स यहीं से इकट्ठा करे, उसका थोड़ा सा इधर उधर करा। 26 लेटर्स में इनके पास सब कुछ है। हमारे मात्राएं अलग है, हमारे अल्फ़ाबेट्स अलग है, लेटर्स अलग है, लेकिन इनका पूरा वो 26 लेटर के अंदर ही है। अब मान लिया जाए, चलो सी का भी हो गया, तो के से तो का हो गया, KH खा हो गया, डी से द हो गया और DH धा हो गया, बी से ब हो गया और BH भा हो गया। अगर आप सी से का बोल रहे हो तो CH क्या होना चाहिए, खा या चा हो जाएगा। अब आपको इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो बताएंगे अरे नहीं ये लॉ लग रहा है, ये लग रहा है, एक्चुअली में बेवकूफ़ बनाने वाला काम चल रहा है। तो इंग्लिश जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है, और अभी आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो CBSE का एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी आ रहा है, जिसमें कि आज इतने सालों बाद इस इंग्लिश को करेक्ट पोजीशन पे रखा गया है। ऑल्दो इसका भी विरोध होने वाला है डेफिनेटली, उसको फॉरेन लैंग्वेज में रखा गया। बट आपको अगर थोड़ा सा समझना है तो आप डॉक्टर अंकित शाह को जरूर सुनिए। वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में जहाँ भी कंजम्पशन जाता है वो करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, और जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो करेंसी के जो मेन, उस पूरे कंट्री का जो मेन लैंग्वेज है उस पर भी काम होता है। तो पूरा जो कंजम्पशन है आज भारत के अंदर आ रहा है, भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी पैसे लगा रही हैं, डेफिनेटली ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, पर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में अगर वॉर है लेकिन भारत हर तरह से सेफ है। तो हिंदी भी आने वाले समय में उसका बोलबाला बढ़ेगा और इंग्लिश का कम जाएगा। बट फिलहाल अभी इंग्लिश जो कि बच्चे पढ़ते हैं वो हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, एक हिंदी और संस्कृत को छोड़ के। संस्कृत द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज, जिसको 8 तक ही आपका पढ़ाया जाता है, और पढ़ाया भी इस तरीके से जाता है कि उस लैंग्वेज की कोई कदर नहीं की जाती, और 8th में जब बच्चा छोड़ता है तो उसको बहुत 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 रिलीफ मिलता है। ये हमारे साथ भी रहा, क्योंकि हमें भी कभी एक संस्कृत का जो एक वैल्यू है, जो कि संस्कृत पूरे साउंड सिस्टम पे बनी है, पूरा यूनिवर्स साउंड सिस्टम पे है, साउंड पे है, वाइब्रेशन पे है, साइंस खुद ये कहती है, तो वो पढ़ाई नहीं जाती। इंग्लिश जो कि फॉरेन लैंग्वेज है उसमें हमारे सारे सब्जेक्ट काउंट हो गए। अर्लियर एक समय था जब
गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंग्लिश को 6th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो 6 तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था। एंड दैट इज गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो, बिकॉज इंग्लिश को ऐसा करके तो वो कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कॉम्पिटेटिव लेवल पे इंग्लिश के जो 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 लैंग्वेज था उसको इस तरीके से कंपल्शन में क्रिएट कर दिया था कि इंग्लिश में अगर तुम पास नहीं होंगे तो पूरा आपका जो पेपर है उसमें आप फेल हो चुके हो। सो आई थिंक ये सब भी आने वाले समय में बदलेगा डेफिनेटली। और अगर इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज में आ गई है तो हमारे कॉम्पिटेटिव लेवल में इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप देखें आईसीएसई बोर्ड में अगर आप सब्जेक्ट काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 12 प्लस हो जाते हैं। हर बच्चे को जब हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर तो स्कूल में उसको हर टीचर अलग मिलता है, लेकिन हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट में टॉपर नहीं तो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आए। जब हर टीचर उसको अलग डोमेन में पढ़ा रहा है, अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ऐसा हम एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक अप्रोच, अनरियलिस्टिक डिमांड कैसे एक बच्चे के साथ कर सकते हैं। और जब उसे वो सब्जेक्ट जिसमें हम चाहते हैं, जैसे कि आप स्पेशली साइंस एंड मैथ्स पे बहुत ज़्यादा जोर लगा जाता है, हर कोई उस पर जोर लगाने के लिए तैयार है, हर किसी ने साइंस मैथ्स का चश्मा पहना है, साइंस मैथ में अच्छे हो तो वेरी गुड, नहीं हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा एटीट्यूड हमारा सबका रहता है। तो जब वो उस 8 घंटे में साइंस मैथ्स नहीं सही से कर पा रहा है, ऑब्वियसली कई रीज़न है उसके, कई मेंटल और उसके एक्सपीरियंशियल रीज़न भी हो सकते हैं, कुछ घटना घट गई हो उसके क्लास के अंदर, टीचर ने डांटा, बहुत सारी। बट एप्टीट्यूड वाली बात भी हो सकती है कि उसको नहीं आता, क्योंकि मुझे जो लगता है पिछले मैंने जो 18 प्लस ईयर्स से पढ़ा है साइंस और मैथ्स, 3% बच्चों को समझ में आता है। 3% मतलब 97% को नहीं आता। 97% में से 15% और निकाल दो तो बिल्कुल भी नहीं आता, आता ही नहीं है उनको। आप कुछ भी कर लो, आप डंडा मारो, कुछ मारो, उनको नहीं आएगा। उसके बाद बताएं 82%, ये एवरेज होते हैं। इनको एक अच्छा टीचर मिलेगा, दे विल एक्सेल, दे कैन एक्सेल इवन मोर देन 3%, बिकॉज 3% गॉड गिफ्टेड है तो दे में बिकम खरगोश बन जाएंगे, अरे हमसे तो आगे कोई नहीं। बट जो एवरेज है उसको करना है, दे कैन बी बिग इनोवेटर्स, बट अच्छा टीचर, अच्छा गाइडेंस, अच्छा मॉनिटरिंग मिलेगा तो। एट द सेम टाइम जो 15% है उसी में से सूर्यवंशी निकल रहा है, वैभव सूर्यवंशी, उसी में से नीरज चोपड़ा निकल रहा है, विराट कोहली निकल रहा है, और भी डिफरेंट फील्ड के लोग निकल रहे हैं, बिकॉज वो अकेडमिक में एजुकेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होते, और जब कोई एजुकेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होता तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, अदरवाइज सब भी हो जाते हैं। अगर ये चश्मा अगर निकाल दें साइंस मैथ्स का तो हर बच्चा 100% गॉड गिफ्टेड है, हमें उसके उस टैलेंट को, उस गॉड गिफ्टेडनेस को ढूंढने की ज़रूरत है। और ये जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है बच्चों का, इस रिपोर्ट कार्ड को अगर आप देखेंगे तो 12 मार्क्स का जब हम टोटल करते हैं तो ऑब्वियसली 12 मार्क्स, 12 सब्जेक्ट्स में कौन, 12 मार्क्स नहीं, 12 सब्जेक्ट्स में जब हम उसका टोटल करेंगे तो 12 सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। हम उसके 80-90% के बारे में सोच रहे हैं, हर सब्जेक्ट के आने चाहिए, नहीं पढ़े आने चाहिए, बिकॉज मार्क्स एंड परसेंटेज सब पेरेंट्स का एक ईगो और प्रेस्टीज इशू हो गया, और वो कभी कभार पेरेंट्स का नहीं होता तो बच्चे का प्रेस्टीज इशू हो जाता है। कई ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें बच्चे ने उसको इतना प्रेशर ले लिया एंड काम हो गया, उसका सुसाइड कर लिया। सो जो ये मार्क्स का अब कुछ में अच्छा करेगा, 12 में से 3 या 4 में अच्छा कर लेगा, 5 में कर लेगा, बहुत ही किताबी कीड़ा होगा तब जाएगा वो 8, 9, 10 में, 11 में, बट ऑन एन एवरेज 4 से 5 में अच्छा करेगा। जब 4 से 5 में अच्छा करेगा तो जब उसका हम सम टोटल करेंगे, एवरेज परसेंटेज निकालेंगे तो एवरेज ही आएगा, उसका नाम भी एवरेज ही है। तो 60, 80, 85 भी आज की डेट में आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। जिन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर पाता है, साइंस में स्पेशली, तो शाम को 2 घंटा और जाएगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटी नाम की कोई वो नहीं, कोई उसका पर्सनल लेवल पे कोई इंटरेस्ट हो तो उसको नहीं आगे भेजना। मेरे खुद के स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में एक बच्चा आया होगा कभी पहले, आई जॉइन लेटर, उसके माँ बापों ने उसको 2 साल से खेलने नहीं दिया। ही वॉज ए स्टेट हॉकी प्लेयर 6 साल में, और 8th में 2 साल हो गए उसने वो हॉकी टच तक नहीं करी। एक और बच्चा है जो एथलेटिक में, आई थिंक उसका स्प्रिंट लगता है कि भाई किसी लेवल का है, तो पेरेंट्स नहीं, आप साइंस मैथ पढ़िए, पढ़ाई करिए, दौड़ना नहीं। सो यहाँ पर पेरेंट्स खुद ही आड़े आ जाते हैं कि वो उनको अपने इंटरेस्ट को ही नहीं आगे बढ़ने देते। सो दीज आर मैनी डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से आज होम स्कूलिंग को प्रेफर करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि होम स्कूलिंग पेरेंट्स को टाइम एंड एनर्जी का कंट्रोल देते हैं। ऑल्दो उनको अपने टाइम एंड एनर्जी को मैनेज करना होगा, वर्क लाइफ का बैलेंस बनाना होगा, ताकि वो अपने बच्चों को वो समय दे सकें और उनका सिलेबस और करिकुलम खुद डिसाइड कर सकें, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट जिनको हम सब्जेक्ट मानना चाहें वो सब्जेक्ट्स स्कूल के अंदर प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। वो स्विमिंग हो सकता है, वो शूटिंग हो सकता है, वो फुटबॉल हो सकता है, वो बास्केटबॉल हो सकता है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ताइक्वांडो हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है। ये सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकते? इनका टेस्ट हाफ ईयरली फाइनल क्या होगा? जब वो बच्चे मेडल लाएंगे तो वही उनका फाइनल होगा, वही प्राउड मोमेंट होगा। आई थिंक
पेरेंट्स शुड डिसाइड द करिकुलम ऑफ देयर चाइल्ड सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग, ताकि खुद की एक करिकुलम से आप अगर आज चलेंगे तो एक फैमिली बॉन्डिंग होगी, आप उन्हें घूमने ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स में जब बच्चे रहते हैं तो सिर्फ छुट्टियों के बारे में ही सोचा जाता है, तब हम जाते गए। और घूमने से भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता चलती हैं। घूमने से एक बच्चे को या किसी को भी बहुत एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। सो आई होप यू अंडरस्टूड, दीज आर मैनी फैक्टर्स, कुड बी मैनी मोर, बट दीज आर व्हाट आई हैव नोटिस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।